नमस्ते सभी को, प्रणाम। क्लास स्टार्ट करता हूं प्रभु का नाम लेके, सरस्वती जी की वंदना कर। सभी को यदुनंदन गोस्वामी, केपी नाड़ी, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर का इस नई 6/6/2021 से स्टार्ट होने वाली क्लास में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आपको सभी को केपी और केपी नाड़ी की बहुत शानदार शिक्षा मिलेगी। केपी एक कृष्णमूर्ति जी द्वारा तैयार की गई एक विधा है और केपी नाड़ी उसका बहुत एडवांस रूप है। भारतीय वैदिक ज्योतिष जन्मकालीन नक्षत्रों, ग्रहों, उपनक्षत्रों से फलादेश कहने का एक साधारण सा चलन है, लेकिन भारतीय ज्योतिष की जो कला है या साहित्य है या जो लोगों में ज्ञान है, उसका पूरा विश्व लोहा मानती है। और भारतीय ज्योतिष की जो विधा है उसके माध्यम से वैज्ञानिक संस्थाएं, इसरो, नासा जैसी संस्थाएं भी भारत की और भारत की मंत्र शक्ति, आध्यात्म शक्ति को नमन करती है। भारतीय ज्ञान बड़ा तर्कसंगत और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और वैदिक ज्योतिष की जो वैदिक ज्योतिष है वो भारतीय यानी वेद की ऋचाओं से निकली हुई ज्योतिष है और इसको वेद का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष हमारे जीवन में रचा बसा ऐसा ज्यादा है कि हम सबसे पहले उठते ही अखबार देखते हैं तो सबसे पहले अपना राशिफल देखते हैं। और भारतीय संस्कृति और भारतीय धरोहर इतनी मजबूत है कि कौन कितने बजे क्या काम करेगा चौघड़िया देखता है। बड़े से बड़ा काम सरकार करती है या व्यक्ति करती है या कंपनी करती है, सभी लोग पहले वैदिक ज्योतिष की अवधारणाओं को समझते हैं, मुहूर्त पद्धति को देखते हैं, फिर काम करते हैं। यहाँ कोई मकान बनवाना है, गाड़ी लेना है, कौन से कलर की गाड़ी लेनी है, यानी भारतीय ज्योतिष इतना ज्यादा रचा बसा है कि हमारे सवेरे उठने से लेके रात को सोने तक की सारी क्रियाएं शुरू से लेके एंड तक ज्योतिष पर आधारित है। और हमारे जो बड़े सुपरस्टार हैं या जिनके पद चिन्हों पे हम चलते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, उनके हाथ में ब्रासलेट पे देखते हैं, अंगूठी देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ज्योतिष की विधाएं बहुत सटीक हैं और लोग बाग, बहुत बड़े बड़े लोग बाग विश्वास करते हैं। मेरे पर्सनल जीवन में मैं देखता हूं कि मेरे पास कितने ही आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, हाई कोर्ट के जज आते हैं, और एक ज्योतिष ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है मेरे को कि जो सम्मान मिलता है ना वो बहुत बड़ा मिलता है। आदमी कोई बहुत परेशानियों में गुजरता है और परेशानियों में वो अपने पास आता है और अपन उसको एक मार्गदर्शन देते हैं। ज्योति मतलब गाइड देने वाला, गाइड करने वाला ज्योतिषी कहलाता है। अब आप पूछेंगे क्या है ये वैदिक ज्योतिष, क्या है? भारतीय ज्योतिष से एक तरह से आम जन में मन में हमेशा प्रश्न उठते हैं कि वैदिक ज्योतिष क्या है। ज्योतिष है 9 ग्रह, 12 भाव, 360 डिग्री का भचक्र होता है और 360 डिग्री के भचक्र में एक जो खाना होता है, एक भाव होता है, वो 30 डिग्री का होता है। और 30 डिग्री में 30 × 12 मतलब 360 डिग्री पूरा भचक्र का इलाका होता है। और सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री चलता है। सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री रन करती है और ऐसे रन करते हुए हम देखते हैं कि 360 दिन में पूरा भचक्र को पूरा कर देता है। हम देखते हैं कि मकर राशि पे जब आता है 14 जनवरी को तो मकर संक्रांति कहलाते हैं। ऐसे हर महीने एक संक्रांति आती है, मतलब नई राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। ये वैदिक ज्योतिष की चीजें हैं। यहाँ 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु और हर्षल, वरुण और यम को भी हम केपी में काफी मानते हैं क्योंकि इनका भी काफी महत्व ज्यादा है। क्योंकि इनके हम जो आज के युग में जो कोरोना का जो पीरियड चल रहा है वो सारा की सारा यम यानी प्लूटो से ही निभा रही है, उसकी और शनि की युति। क्योंकि 100 साल में प्लूटो चलते हैं, पूरा भचक्र पूरा करते हैं, तो कुछ
सालों में उनका आता है। तो गोचर में हम देखते हैं यम और वरुण और इनका भी तीनों प्लैनेट्स का बहुत रोल होता है। वैदिक ज्योतिष में हम इनको नहीं देखते थे, लेकिन केपी ज्योतिष में इनका हमारा बहुत प्रभाव है। हम देखते हैं कि वैदिक ज्योतिष करते थे हम लोग, लेकिन वैदिक ज्योतिष में बहुत सारी हैं, 16 तरह की कुंडली मिलती है। एक उच्च का होता है, एक नीच का ग्रह होता है, फिर परम उच्च पे जाते हैं, परम नीच पे जाते हैं, फिर युति, दृष्टि, और उसके बाद में वक्री, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमको बहुत देखना पड़ता था। फिर अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग, उसमें भी फिर सर्वतोभद्र चक्र, सप्त शिलाखा, ऐसे वैदिक ज्योतिष में बहुत सारी जटिल चीजें हैं जिनको करने के बाद हमारा रिजल्ट सटीक बैठेगा नहीं बैठेगा, ये इस पर डाउट होता था। केपी जो देखते हैं और उसमें जो हम फलादेश करते हैं वो 95% तक हमारे रिजल्ट सही हो जाते हैं। जब कस्पल इंटरलिंक करते हैं तो वहां तो हमारे 95 रिजल्ट आते हैं। हम कल आपने 2:22 पे रात को क्या किया था और सवेरे 8 बजे क्या किया था, आप आसानी से खुद सीख के बता सकते हैं। ज्योतिष की जो विधा, भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है, उसका आनंद जो लेते हैं ज्ञान प्राप्त करके, उन्हें कोई दुनिया का माल नहीं जो उन्हें कुछ फलादेश करना नहीं आए। क्योंकि आज के युग में जो केपी करते हैं, केपी क्यों करने की आवश्यकता हुई? केपी की आवश्यकता हुई, इतनी सारी विविध चीजों को करने के बाद भी हमारे रिजल्ट सटीक नहीं होते थे। तो कृष्णमूर्ति जी ने भारतीय वैदिक ज्योतिष का ही आधार बनाया, विंशोत्तरी दशा को आधार बनाया। आपका जैसे मेष लग्न में जन्म हुआ है, मेष राशि में जन्म हुआ और अश्विनी नक्षत्र में राशि में जन्म हुआ, तो आपको मेष राशि नहीं कहलाएगी। आपकी पहली राशि केतु की, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु की महादशा स्टार्ट हो। तो वैदिक ज्योतिष में जो उसको बनाया, उसी को आधार बनाते हुए हर भाव को और हर ग्रह को नक्षत्र में बांट दिया। नक्षत्र के भी 9 हिस्से कर दिए, उसको 249 हुए। वो 249 कैसे हुए? 243 + 3 + 3 मिलके 249 हुए। उन्हें सबलॉर्ड कहा गया। नक्षत्र के 9 हिस्से करने के बाद सबलॉर्ड हुआ। अब सबलॉर्ड से कृष्णमूर्ति जी ने प्रोडिक्शन करना चालू कर दिया। उसे हॉररी प्रश्न करते हैं हम, तो 1 से लेके 249 नंबर तक कोई शब्द नंबर बताता है, कोई तो प्रश्न कुंडली का एक निर्माण होता है, हॉररी कहते हैं जिसको, और प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रश्न का जवाब देते हैं। अब ये प्रश्न कुंडली से हमारा जवाब देने का तरीका तो 249 हो गए। अब एक सबलॉर्ड की अवधि कितनी हुई, उसको बांटा हमने कैसे? विंशोत्तरी दशा के आधार पे अनुपात में बांटा। जैसे सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, शुक्र की 20 साल की होती है, तो हमने उसको इस रेशियो में बांट दिया। यानी शुक्र के 20 साल के अनुपात में उसको अवधि मिली और सूर्य को 6 साल की अवधि पे मिली। यानी एक नक्षत्र की अवधि 13.20 होती है और 13.20 बराबर 800 मिनट होते हैं। 800 मिनट में एक नक्षत्र बदलता है। यानी अब एक नक्षत्र में हमें, एक नक्षत्र के 9 हिस्से के तो सबलॉर्ड हुआ। अब सबलॉर्ड में क्या हुआ कि सबलॉर्ड हो गए और सबलॉर्ड के माध्यम से फलादेश करने लगे। और उपनक्षत्र को, सबलॉर्ड को के कृष्णमूर्ति जी ने, जो तंजावुर में पैदा हुए थे, उन्होंने इसको एक नई विधा का जन्म दिया जिसको कृष्णमूर्ति पद्धति कहते हैं। सबलॉर्ड ही सुप्रीमो होता है, या सबलॉर्ड से ही सारे फलादेश किए जाते हैं। लेकिन एक सबलॉर्ड 3 मिनट का अवधि सूर्य की और 9 मिनट की अवधि शुक्र की होती है। तो 3 मिनट से 9 मिनट के बीच में पैदा होने वाले जातक क्या एक ही स्वभाव के, एक ही रंग रूप के होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जो पृथ्वी पे इंसान आता है वो अपने आप में यूनिक होता है, उसको कोई दूसरा आदमी होता ही नहीं वैसा, उसकी फोटोकॉपी नहीं बनती। यहाँ पे जो इंसान आता है पृथ्वी पे अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलग है। उसके गुण, धर्म, स्वभाव सबकी शकल में भी अलग होगी, तो उसका बुद्धि का, सोचने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा। अपने आप में हर जातक अपने आप में यूनिक होता है और उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो दूसरों में नहीं हो सकती। उसको कुछ विशेष ईश्वरीय गुण मिलते हैं और उन विशेष गुणों से वो माना जाता है दुनिया में। उसको जैसे राम बाबू जी, तो लोग राम बाबू जी मानेंगे, दूसरा उनकी कॉपी हो जाएगा तो राम बाबू नहीं बन सकता उसका। तो हर आदमी अपने आप में यूनिक।
तो हमें उस क्षण पहुंचना है। फिर इस दुविधा को दूर करने के लिए नक्षत्र के सबलॉर्ड के भी 9 हिस्से कर दिए। सबलॉर्ड के 9 हिस्से करने पे 2193 पार्ट हो गए। अब सब लॉर्ड कुछ सेकंडों में बदलता है, तो हर जातक अपने आप में यूनिक होता है। इस अवधारणा को पुष्टि कर देता है सब लॉर्ड। सब लॉर्ड से एक आदमी के जो बदलता है, एक हॉस्पिटल में एक ही जगह पे 2 बच्चे एक साथ हुए तब भी कुछ सेकंडों का फर्क हुआ, तो दोनों में एकदम अलग अलग प्रभाव आ जाए। अब इस सबलॉर्ड से पहुंचने में हमको एक फिर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि सबलॉर्ड बहुत कुछ सेकंडों में बदल जाता है, कुछ सेकंडों में, कुछ 10 सेकंड में बदलता है, मिनिमम 20 सेकंड में बदलता है, अधिकतम 2 मिनट में बदलता है, शुक्र जैसा प्लैनेट। तो अब हमको ये प्रॉब्लम आ गई कि हम सब लॉर्ड हमारा सही कैसे हुआ। कस्पल इंटरलिंक के माध्यम से फलादेश किया जाता है, वो सब लॉर्ड थ्योरी पे किया जाता है। हर आदमी का सब लॉर्ड देखते हैं, उसके आधार पर प्रेडिक्शन किया जाता है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया कि कस्पल इंटरलिंक की अवधारणा को हमको उस क्षण पहुंचना है जब मां से बच्चा अलग हुआ, नाड़ी विच्छेदन के बाद पृथ्वी पे आया और उसने पहला क्राई किया, पहली बार रोया वो, तो हमको मालूम पड़ा ये बच्चा जीवित है। उस क्षण पहुंचने के लिए हमारे वैज्ञानिक पद्धति पे, अभी मेरी पहली क्लास चली रही है बीटीआर की, हम ये सीखते हैं कि कैसे जन्म समय शुद्धिकरण करते हैं। हम एक प्लैनेट्स हमको मिल जाते हैं, तो हमको उस क्षण पहुंचने के लिए वैज्ञानिक तरीके से हम पहुंचते हैं कि जातक का जन्म कब हुआ है वास्तव में। उस क्षण पहुंचेंगे, हमको सही डाटा मिलेगा, तब हम तरीके से प्रेडिक्शन कर पाएंगे। जब तक हमारे पास डाटा सही नहीं है, आजकल का गूगल युग है, तो आपको कहां पैदा हुए, किस हॉस्पिटल में पैदा हुए, किस कमरे में पैदा हुए हो, उसका लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड सेकंडों का आप निकाल सकते हो और आप बिल्कुल सही जगह का पहुंच सकते हो। आप समय आपके पास निकालने के कोई मशीन नहीं है, गूगल ने मैप नहीं, उसके लिए आपको बीटीआर करना पड़ेगा, जन्म समय शुद्धिकरण। मैं जन्म समय शुद्धिकरण करता हूं। कोई ग्राहक मेरे पास कुंडली लेके आता है तो मैं उसकी डाटा पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसके डाटा पे मैंने विश्वास कर लिया तो मेरे प्रेडिक्शन गलत हो जाएंगे। मेरे को उस क्षण पहुंचना है जब उस जातक का वास्तव में जन्म हुआ। उस क्षण पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, बीटीआर करना पड़ेगा। बीटीआर के 12 तरीके से बीटीआर किया जाता है, उसमें कुछ तो कस्पल इंटरलिंक के सिद्धांतों पर आधारित है बीटीआर का सिस्टम, और कुछ सिस्टम क्या है कि इवेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से। अब इवेंट वेरिफिकेशन कैसे, आपके छोटे भाई बहन है, उसको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। आपकी पहली संतान है, उसको पंचम भाव से देखते हैं। आपकी दूसरी संतान है, 7वें भाव से देखते हैं हम। जिनसे जेनेटिक कनेक्शन है, जिनसे अनुवांशिक गुण है, आपस में संबंध है। आपके माता जी का संबंध 4th हाउस से, आपके पिताजी का संबंध 9th हाउस से, आपके बड़े भाई बहन का संबंध 11th हाउस से। हम उस क्षण पहुंचेंगे, इवेंट से देखते हैं। फिर आप कभी, आपके दादाजी की डेथ कब हुई, आपके पिताजी की डेथ कब हुई, उसको आधार बना के हम बीटीआर करते हैं। आपके पिताजी की डेथ तो फिक्स हो गई इस डेट को, लेकिन आपकी जन्म पत्री गलत है, तो उसको हम उसके आधार पर शुद्ध करते हैं। उसके और भी कई तरीके हैं, आप हॉस्पिटलाइज कब हुए, आप फॉरेन कब गए, इन बहुत सारी चीजें हैं 12-13 तरीके से। अभी पिछली क्लास हमारी चली रही है, उसकी एक क्लास बाकी है, कल पूरी होगी। बीटीआर की 6 क्लास है। तो हमने सीखा कि बीटीआर कैसे करते हैं। हम उस क्षण पहुंच जाएंगे जब वास्तव में जातक का जन्म हुआ, हमारे पास तीनों डाटा सही हो जाएंगे। पहले तो चौमू में पैदा होता था, उसको हम कहते थे जयपुर में पैदा हुआ। अब जहां जिस गांव में पैदा हुआ है, उसका लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड देख के हम सही जन्म पत्री बनाते हैं। हमारे पास तीनों डाटा बिल्कुल सही होंगे तो हमारे प्रेडिक्शन सही होंगे। नहीं तो हमको कोई भी कह देगा आपको तो ज्योतिष आती नहीं, ये ऐसे हम कैसे बर्दाश्त कर ले, हमको कोई कह दे ज्योतिष नहीं आती। तो हमें ऐसी सटीक जन्म पत्री दो, और केपी पद्धति में आप पत्रिका देख के कह सकते हो कि आपकी शादी नहीं होगी। आप उसको गोल गोल नहीं घुमाओगे कि आपकी शादी हो जाएगी, ये उपाय कर लो इससे शादी हो जाएगी। आप, मैं वैदिक ज्योतिष की आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष का ही आधार केपी ज्योतिष है, लेकिन यहाँ पैरामीटर्स हैं, कुछ स्पेशल चीजें हैं जिसे आप देख के बता सकते हो आपकी शादी होगी तो इस अवधि में होगी, इतनी तारीख को होगी,
और आपकी शादी नहीं होगी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको मैं कह देता हूं आप 10 जगह घूम के आ जाओ, आपकी शादी इस जन्म में तो नहीं होगी। आप लिव इन रिलेशन में रह सकते हो तो रह जाओ, मैरिज मतलब कमिटमेंट, आप जीवन में शादी के बंधन में नहीं बंधेंगे, और बंधेंगे तो तीसरे दिन या 10वें दिन आप घर आ जाएंगे, वापस तलाक हो जाएगा, संबंध खत्म हो जाएंगे। तो इन अवधारणाओं की पुष्टि होती है, हम देखते हैं कि अवधारणा सारी पूरी हुई। वैदिक ज्योतिष में बहुत तरह के योग देखते थे हम, बहुत तरह की दृष्टि देखते थे, और कई तरह के, जैसे बृहस्पति की 3 दृष्टि है, 5वीं 9 7वीं 9वीं, मंगल की 2-3 दृष्टि है, चौथी 5वीं, चौथी 7वीं 8वीं, तो कई चीजें, शनि की थी तीसरी 10वीं और 7वीं। तो इन दृष्टियों को, बहुत सारी चीजों को देखते थे तो हमको कुछ मजा नहीं आता था। और बहुत तरह के बल हैं, 6 तरह के बल, षड बल, उनको देखो, बहुत सारी चीजें देखो, उनके बाद भी हम सटीक परिणाम नहीं होते। अब हमने देखा किसी भी जातक के जीवन में एक हम केपी पद्धति क्यों करें, केपी पद्धति के पीछे क्या हुआ कि हमको कि एक ज्योतिष क्या कैसे करता है, आज ज्योतिष कैसे करता है। ज्योतिष की 3 तरीके हो करने के। एक, जातक के जन्मकालीन प्लैनेट्स क्या है उसके, जब पैदा हुआ तो पूर्व दिशा में कौन सा लग्न उदय हो रहा था, उसे हम लग्न कहते हैं। लग्न के आधार पर सारे प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके आधार पर, और उसके बाद दूसरी चीजें, विंशोत्तरी दशा, और तीसरा आइटम क्या है, आपके आज के समय गोचर की क्या पोजीशन, उन तीनों को मिला के एक पत्रिका का विश्लेषण करते हैं। इसको मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। जैसे एक सामान है, या आप कह सकते हैं कि एक आपका सोर्स ऑफ प्लैनेट है जिसके माध्यम से आपको काम होना, सामान है, माल है, उसको आपको गंतव्य तक पहुंचाना है। माल क्या है, तो माल आपका सोर्स ऑफ प्लैनेट ग्रह है, और आपका नक्षत्र क्या है, नक्षत्र गाड़ी है, ट्रक भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, ट्रक और कार हो सकती है, आपका नक्षत्र है। और सबलॉर्ड क्या है, अगर ट्रक आपका पंचर है तो क्या गाड़ी चलेगी, क्या ट्रक अगर आपका पंचर है या कार पंचर है तो गाड़ी चलेगी नहीं। और नेक्स्ट आइटम क्या है आपके पास, सबलॉर्ड, सबलॉर्ड क्या है, ड्राइवर है, ड्राइवर आपको गाड़ी में बैठा के ले जाएगा, गंतव्य तक पहुंचाएगा। सबलॉर्ड इज सुप्रीमो कहा है केपी में, सबसे पावरफुल सबलॉर्ड। अब आपके सामने ड्राइवर भी मिल गया, गाड़ी चल रही, और रोड क्या है, रोड क्या है, रोड दशाएं, दशा 5 पार्ट होते हैं दशा की, पहली महादशा, दूसरा भुक्ति, तीसरा अंतरा, चौथा सूक्ष्म दशा, और 5वां प्राण दशा। अब हम जो रोड पे जा रहे हो दशा है, यानी आपको रास्ता उबड़ खाबड़ है, दशा खराब है, तो आपका ट्रक ही रास्ते में टक्कर खा के गिर गया, उल्टा हो गया, गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगे आप। तो दशा का अनुकूल होना आपको गंतव्य तक पहुंचाएगा। और गोचर क्या है, गोचर सिग्नल है, आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं तो आप फटाफट आपका जाएगा, अगर आपको बीच में जाम मिल गया तो आप गंतव्य तक पहुंच पाएंगे क्या जल्दी। तो आपको गोचर समय पे पहुंचाने के लिए एक तरह से साधन है। अब मेरी अवधारणा समझ में आ गई होगी तो ज्योतिष कैसे काम करती है। अब कई बार देखा जाता है किसी को भूतकाल की घटनाओं से हम करते हैं, जैसे बताया आपको बीटीआर, तो बीटीआर करने के कई तरीके हैं, उनको पूरा करने के बाद हम देखते हैं कि पत्रिका में कई ऐसे भी चीज होती है हमारे लाइफ में जो जिनका बदलती नहीं है इवेंट। जैसे आपकी शादी की डेट, आपकी शादी हुई है, पहला इशू हुआ है, पहली संतान हुई है, तो वो बदलती नहीं है, किसी की डेथ हुई है, वो इवेंट बदलते नहीं है। तो केपी पद्धति में काम कैसे करती है केपी पद्धति, केपी पद्धति में एक तो अयांश महत्वपूर्ण होता है, लहरी अयांश वैदिक ज्योतिष में काम आता था। अयांश मतलब पृथ्वी की धुरी को आधार कहां बनाया आपने, किस आधार पे चलेगा आपका पूरी पृथ्वी का मंडल, आप ग्रहों को घूमने ब्रह्मांड में जो घूम रहे हैं उनको आधार क्या बनाओगे आप, एक तो पॉइंट होगा ना जिसको आधार बना के आप, जिसको अयांश बोलते हैं। और अयांश की कुछ डिग्रीज हैं, तो 2000 से पहले जन्म लेने वाले केपी ओल्ड अयांश कहलाते हैं, और 2000 के बाद पैदा होने वाले न्यू केपी अयांश वाले कहलाते हैं। अब केपी कैसे काम करता है, केपी में एक सिस्टम है हर चीज का, कोई भी भाव है
तो उसकी ताकत देखते हैं, कोई ग्रह है उसके पास, उसकी ताकत देखते हैं। जैसे विवाह 7वें भाव से होता है, तो 7वें भाव की ताकत कौन से प्लैनेट के पास में है? मंगल के पास में है, शनि के पास में है, गुरु के पास में है, या किस बुध के पास में, किसके पास उसकी ताकत है? उसी से कहो कि तू काम कर भाई, जब उसका टाइम आएगा, उसकी दशा भुक्ति आएगी, जब भी काम होगा। आप बेवजह दूसरे को, आपका काम तो शुक्र कराएगा और आप पूजा करो बृहस्पति की, आपका काम कैसे होगा? तो भाव की या ग्रह की ताकत दिखाई जाती है। अब कैसे ज्योतिष काम करता है उसको मैं आपको एक एग्जांपल से काम कर दिखाता हूं। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को सबको? पत्रिका दिखाई दे रही है? विजुअल है? हाँ जी सर। जी सर। जी सर। अब ये पत्रिका में एक तरफ ये प्लानिटरी पोजीशन है, नीचे कस्पल पोजीशन है। यहाँ पहले से लेके 12 भाव हैं और यहाँ सारे के सारे प्लैनेट्स हैं। हर ग्रह की डिग्री दे रखे, अपने काम की क्या चीज है। पहले भाव का राशि लॉर्ड क्या है? मंगल। स्टार लॉर्ड क्या है? मरकरी। सब लॉर्ड क्या है? राहु। सब लॉर्ड क्या है? राहु। तो हमको पहले भाव जब ऑपरेट होगा तो ये जो 4 पार्ट हैं ये हमारे काम करेंगे। या पहले भाव को ऑपरेट करने वाले 4 राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। स्टार लॉर्ड तो क्या करेगा? उस कार्य को आपकी परिधि में भी है कि नहीं, शादी कराने का काम इसके पास है कि नहीं? स्टार लॉर्ड के पास तो ये है। और सब लॉर्ड के पास में काम होगा यस या नो, हाँ या ना, ये बताएगा। और ये 2 पार्ट होते हैं। अब सब लॉर्ड वाली तो अपन पढ़ ही नहीं रहे हैं थ्योरी, अपन तो स्टार लॉर्ड तक, सब लॉर्ड तक ही पढ़ रहे हैं। कस्पल इंटरलिंक पढ़ेंगे तो सब लॉर्ड ही सबसे बड़ा, उसके माध्यम से। तो पहले भाव को अपन देखेंगे तो पहले भाव का सब लॉर्ड राहु है इस पत्रिका। तो राहु क्या ऑपरेट करेगा, राहु के पास क्या ताकत है, वो ये हम एक पोजीशन बनती है इसमें। तो यहां अपन देखते हैं राहु, ये राहु है। राहु कौन कौन सा भाव ऑपरेट कर रहा है? कैटेगरीज में प्लैनेटरी पोजीशन बनाई, इनकी ताकत निकाली हमने। तो राहु 5वां भाव ऑपरेट कर रहा है, 6ठा भाव ऑपरेट कर रहा है। हाँ जी। ए और बी में क्या आ रहा है? 5, 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? राहु केवल लव अफेयर्स कराएगा, शादी नहीं कराएगा। हम उसके कोई शादी करवा दें तो शादी के तो खिलाफ वाला भाव उसके पास है, 6ठा भाव। तो राहु का सबलॉर्ड से हम देखेंगे तो राहु की ताकत कौन देखेगा? प्लैनेटरी पोजीशन से मालूम है, इनको ताकत मालूम है। और केपी वैदिक ज्योतिष में क्या फर्क है? वैदिक ज्योतिष में भाव मध्य लिया जाता था और यहाँ भाव जहां से स्टार्ट होता है वो ही लिया जाता है। यहाँ नहीं किया जाता, जहां से स्टार्ट है वहीं से लिया जाता है। इसको प्लेसिडियस सिस्टम कहते हैं। प्लेसिडियस सिस्टम का मतलब क्या है? जहां से स्टार्ट पहला भाव लग्न हुआ है उसको वहां खत्म होगा, वहां से स्टार्ट होगा। उससे क्या होता है? कई भाव तो 2 बार आ जाते हैं, भाव गायब हो जाते हैं, है ना। कई बार तो राशि एक गायब हो जाती है, कई बार गायब हो जाती है। तो हमको उसको प्रेडिक्शन करने में मैं एक पत्रिका दिखाता हूं, उसके माध्यम से दिखाता हूं आपको कैसे भाव गायब होता है, कैसे। एक ये पत्रिका है वैदिक ज्योतिष, इस पत्रिका से देखते हैं, है ना। इसको राशि कुंडली कहते हैं। ये भावा चार्ट, कस्पल चार्ट, चलित चार्ट, जो भी कहें, केपी के सारे प्रेडिक्शन नीचे वाली पत्रिका से होता है। अब यहाँ पे तो 3 नंबर मिथुन लग्न से स्टार्ट हुआ, 2 नंबर पे यहाँ 12वां भाव में। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर के बाद दूसरी राशि कर्क राशि आ रही है और तीसरी भी कर्क की आ रही है। चौथी 5वीं आ रही है, सिंह राशि आ रही है। 6ठी गायब भी है, कन्या राशि नहीं है इसमें, सीधा 7वीं राशि आ गई। और 8वीं वृश्चिक राशि आ रही। 9वां यहाँ पे 9वीं राशि में 7वें भाव में 9वीं धनु राशि आ रही है। 10 2 बार आ गई, 11 आ गई, 12वीं गायब, फिर 1 आ गया, 2 आ गया। तो 2 तो राशियां गायब हो गई। कौन कौन सी गायब हो गई? 6ठी गायब हो गई और पहले नंबर की गायब हो गई से मेष राशि गायब हो गई और 2 डबल हो गई। तो इसकी पत्रिका में कर्क राशि का डबल प्रभाव रहेगा, ज्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि इसका दूसरे भाव में भी प्रभाव है, तीसरे भाव में भी प्रभाव है। और मकर राशि यहाँ पे 8वें भाव पे भी ऑपरेट हो रही है, 9वें भाव में भी ऑपरेट हो रही है।
तो वैदिक ज्योतिष और केपी में ये बहुत मेजर परिवर्तन। हम यथार्थ पे जीते, कल्पनाओं पे नहीं जीते। वहां भाव को मध्य कर दिया जाता है, तो बीच में कोई आ गया तो प्लेसिडियस सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे छठा भाव है बाई देव, छठे भाव में 24.6 डिग्री पे 24.5 डिग्री पे लग्न उदय हो रहा है छठे भाव, और वहां पे छठे भाव में सूर्य बैठा है 12 डिग्री का। तो सूर्य यहाँ पे तो जब प्लेसिडियस सिस्टम से केपी चार्ट बनेगा तो सूर्य छठे भाव की जगह पांचवें भाव में चला जाएगा, और हम वैदिक ज्योतिष में छठे भाव में सूर्य के हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति कहाँ है? पांचवें भाव में। तो पांचवें भाव में जैसे सूर्य जब ऑपरेट हो रहा है, तो सूर्य की जब दशा अंतर दशा आएगी तब वो लव अफेयर्स करेगा, संतान होगी उसके, पांचवें भाव के जो फंक्शन है वो करेगा, और हम उसको छठे भाव से बताएंगे। तो हमारे प्रेडिक्शन में आप लोगों को खुद को कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। केपी करने से ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा, आप खुद कहने लग जाएंगे, आप में खुद में इतना जबरदस्त पावर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है सीधा, क्योंकि यहाँ हर चीज फिक्स है, किंतु परंतु वाला गोलमाल जवाब नहीं है। होता है तो ऐसे होता है, नहीं होता तो नहीं होता। अब इसके जो सिस्टम है वो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, केपी कैसे काम करती है। केपी का एक सबसे जो बड़ा गोल्डन रूल्स है वो ये है, ग्रह से नक्षत्र मजबूत होता है, नक्षत्र से सब लॉर्ड मजबूत होता है, सब लॉर्ड से सब लॉर्ड मजबूत। इसका उल्टा कर दें, सब लॉर्ड सबसे पावरफुल, उससे कमजोर सब लॉर्ड, उससे कमजोर नक्षत्र, उससे कमजोर ग्रह, और अपन सारे ग्रह पर ही सारे बलबूते से काम करते थे। जो सबसे कमजोर अपनी कड़ी है उसी से अपन प्रोडिक्शन 18 साल तक मैं भी उसी से करता था। तो वैदिक ज्योतिष और केपी ज्योतिष में बहुत ही फंडामेंटल बहुत फर्क है। यहाँ यथार्थ पे जीते हैं, हर आंकड़े का महत्व है। यहाँ एक पत्रिका को हम 2193 पार्ट कर देते हैं, 2193 पार्ट करके एकदम माइक्रो लेवल पे हम उसका प्रोडिक्शन करते हैं। माइक्रो लेवल पर हम फलादेश का, हमारे फलादेश में चूक जब होगी जब हमारे पास जन्म समय अशुद्ध है, तब हम गलत प्रोडिक्शन करेंगे। अगर हमारे पास डाटा सही है तो हम प्रोडिक्शन गलत नहीं करेंगे। हर भाव का केपी में 12वां भाव नेगेशन देता है। 7वां भाव से शादी होती है तो छठे भाव से तलाक होता है, 5वें भाव से लव अफेयर्स होते हैं तो चौथे भाव से रोमांस की बिल्कुल डेड वैल्यू है, कुछ रोमांस कर ही नहीं सकता वो आदमी। अगर चौथा भाव ज्यादा ऑपरेट हो रहा है उसके 5वें के मुकाबले तो वो रोमांस में जाएगा ही नहीं। धन भाव, दूसरे भाव से धन आता है तो पहले भाव से धन आएगा ही नहीं हमारे। हर भाव का नेगेशन होता है। कुछ 2-3 भाव ऐसे भी हैं जिनसे पूरक होते हैं, जैसे 11वें का भाव का संबंध 10वें भाव से भी है, 12वां होते हुए भी 10 और 11 का कनेक्शन अच्छा होता है, क्योंकि रोजगार से धन आता है। 10वां भाव रोजगार का है, 11वां भाव धन आने का है, इच्छाओं की पूर्ति का है। तो 10 और 11 की ग्रुपिंग को मानते हैं। जैसे तीसरा और चौथा भाव, चौथे भाव से हम वाहन देखते हैं और तीसरे भाव से छोटी यात्राएं देखते हैं। यहां अगर चौथे भाव से हम तीसरे भाव से मकान का देखते हैं तो तीसरा भाव अगर ऑपरेट हो रहा है तो उसको मकान में नहीं, अपने मकान में रह पाएगा, खरीद नहीं पाएगा, वो किराए के मकान में रहेगा। केवल वाहन के लिए है कि वाहन, क्योंकि वाहन छोटी यात्रा हम थर्ड हाउस से करते हैं और उससे को करते हैं। 4 और 5 का कनेक्शन अच्छा है। चौथा भाव एजुकेशन का भाव है, शिक्षा दिलाता है हमको, प्राइमरी एजुकेशन का भाव है, एजुकेशन का मेन भाव चौथा भाव। हायर एजुकेशन 9वें भाव से देखते हैं, लेकिन अगर प्राइमरी एजुकेशन नहीं होगी तो हायर एजुकेशन क्या करेगा। और 5वां भाव बुद्धि का है, 4 और 5 का कनेक्शन है, बुद्धि होगी तो शिक्षा करेगा ना आदमी, बिना बुद्धि के कैसे शिक्षा करेगा। तो 4 और 5 अपवाद के रूप में, 12वां होते हुए भी एक केवल शिक्षा के लिए उसको बुद्धि का यूज करना। बताइए क्या क्लास कैसी, कुछ किसी को कुछ समझ में आया कि अब आपका समय, मेरा समय खत्म, किसी को कुछ पूछना है? मैंने थोड़ा फास्ट खींचा, थोड़ा जल्दी जल्दी खींच दिया आपको सारा। सोच रहा हूँ कि इसमें केपी में जैसे एक एक राशि 2 भाव में भी आ जाती है, कोई राशि गायब भी हो जाती है, और जैसे ग्रह सूर्य चौथे भाव में है तो वो 5वें भाव में आ जाता है या तीसरे भाव में चला जाता है। तो ये तो अपने वैदिक में भी जो चलित कुंडली बनाते हैं उसमें भी ग्रह की दशा तो बदल जाती है, बदलती है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा देखते नहीं है लोग बात। इसमें इसको चलित कुंडली होती है उसमें भी, वैदिक में भी, लेकिन यहाँ इसको सटीकता से इसी को अप्लाई करते हैं। में भाव दो घर में नहीं आते हैं, लेकिन
ग्रह तो बदल जाते हैं चलित में, हाँ, भाव नहीं आते वहां पे, भाव नहीं आते। केवल चलित में ग्रह बदलते सर इसमें यदि सर चलित में अगर लगन ही बदल जाए तो, लगन में जैसे दूसरी राशि आ रही हो, कभी भी अपन लगन कभी भी बदलता ही नहीं, लगन वो ही रहता है। नहीं लगन सर मतलब ये है कि वो कुछ ऐसी डिग्रीज पर हो कि वो चलित में चेंज हो रहा हो। लग्न तो वही रहेगा, जितनी चाहे 29 डिग्री का भी है चाहे 1 डिग्री का है, लगन तो जो लगन कुंडली में है, लग्न कुंडली में वही रहेगा, और राशि वही मानी जाएगी जो लग्न कुंडली में, भले ही वो चेंज हो गई हो, आगे पीछे चली गई हो राशि, लेकिन उसकी जन्म राशि वही कहलाएगी जो लग्न कुंडली में है, उसको चेंज नहीं करना। लग्न तो 13 देखेंगे अब, जैसे नक्षत्र नाड़ी परिवार देखेंगे इस पत्रिका का, तो यहाँ पे तीसरा चौथा भाव, दोनों भाव, और कहाँ पे चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है इस पत्रिका में, मेष राशि में। हाँ, यहाँ 11वें भाव बैठा है, तो 11, 2 और 3 भाव इसके नक्षत्र नाड़ी परिवार में आएंगे, क्योंकि ये तीनों भाव ऑपरेट होंगे जब भी चंद्रमा की दशा आएगी या चंद्रमा की भुक्ति आएगी, चंद्रमा का कुछ भी मूवमेंट होगा, तो 11वां भाव, दूसरा, तीसरा भाव ऑपरेट। हम पैरामीटर्स हमारे फिक्स होते हैं हर जगह, हम यहाँ पे आके नहीं करेंगे चंद्रमा की बात, सिंह राशि में चंद्रमा की बात नहीं है, अगर यहाँ नक्षत्र प्लॉट है चंद्रमा इस भाव का, तो इसको भी हम देखेंगे, क्या कहाँ पे कौन सी चीज आती है उससे हम देखेंगे। यहाँ पे कोई किसी का शत्रु नहीं है, सभी ग्रह आपस में एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। चंद्रमा तो राहु के साथ करेगा, केतु के साथ, कुछ भी प्लैनेट करेगा। यहाँ अगर किसी का सबलॉर्ड कोई और है, जैसे ये मंगल है, और मंगल का यहीं पे मंगल चंद्रमा है, चंद्रमा का शनि है सबलॉर्ड, तो यहाँ तो आपस में एक दूसरे को मिलके काम करेंगे ना, शनि चंद्रमा एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी जाएंगे। यहाँ हमें वो अवधारणा खत्म कर दी उच्च का नीच का, इसके साथ ये पाप ग्रह, ये कुछ मैं बताऊंगा डिटेल से कौन से पावरफुल ग्रह होते हैं, कौन से क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में। सर जैसे आपने अभी बताया कि नक्षत्र नाड़ी परिवार में हमने एग्जांपल लिया चंद्रमा क्योंकि 11th हाउस में बैठा है, तो 11 और 4th हाउस सेकंड हाउस का वो लॉर्ड है, और 3rd हाउस में भी वो भाव जा रहा है, इसलिए हमने 3 ले लिए। वो यदि कोई डबल ऐसा ग्रह है, मान लो बुध है, तो बुध जहाँ बैठा है वो लेंगे, और जिस भाव में उसकी राशि पड़ रही है, जैसे 3 और 6 दोनों हो गई ना, तो दोनों काउंट करेंगे। नक्षत्र नाड़ी परिवार बनाएंगे ना अपन, तो केपी नाड़ी में बनाएंगे इसको, केपी में नहीं है। तो केपी नाड़ी में क्या होता है कि वो जो प्लैनेट है, जैसे बुध देखते हैं तो बुध का स्टार लॉर्ड क्या है, उसके भी ऐसी चीजें देखते हैं सेम, और उसका सब लॉर्ड क्या है उसको भी देखते हैं, और तीनों को मिला के एक नक्षत्र नाड़ी परिवार बनेगा, तीनों को मिला के नक्षत्र नाड़ी परिवार बनेगा। खाली उस प्लैनेट से नहीं बनेगा, उसका स्टार लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड तीनों मिला के उसका नक्षत्र परिवार मिलेगा। तीनों में वो छठा 7वां भाव नहीं है, कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो शादी नहीं होगी उसकी। आप कैसे कहोगे शादी हो जाएगी, फिर उसके कहीं पे है ही नहीं, वो चीज ही ऑपरेट ही नहीं हो रही है साथ में, तो छठा ज्यादा पावरफुल हो रहा है, तो नेगेशन ज्यादा दे रहा है, तो शादी नहीं होने के योग ज्यादा बन रहे हैं शादी होने से। सर किसी डाइवर्सी की दूसरी शादी देखनी हो तो क्या देखेंगे? दूसरी शादी के लिए 9वां भाव देखते हैं, और उसकी बीवी मर जाती है या हस्बैंड मर जाता है, फिर वो दूसरी शादी करता है, तो उसको दूसरे भाव से शादी का देखते हैं। डाइवर्सी जैसे डाइवर्स के बाद दूसरी शादी 9वें भाव से, और तीसरी शादी जब भी 9वां भाव ऑपरेट होगा तब उसकी शादी होगी दूसरी। नहीं, उसका संबंध बनेगा 9वें भाव से जब दूसरी शादी हो। दूसरी 7वें का कनेक्शन भी 9वें से भी होगा जब शादी, खाली 7वें से भी नहीं है, 9वें का भी आना चाहिए संबंध, और तीसरी शादी है तो 11वें भाव से हो सकता है तीसरी भी शादी हो। सर यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहूंगी, थैंक्स राम बाबू। यहाँ पर जो है मीन्स कि अगर सेकंड मैरिज का है तो हम लोग 7वां भी ले, 9वां भी ले, 11वां भी ले, राइट? ऐसे संतान को देखते हैं, पहली संतान 5वें भाव से, दूसरी 7वें भाव से, तीसरी 9वें भाव से, चौथी 11वें भाव से, 5वीं पहले लग्न से। अब संतान जब होंगी तो हर भाव से संतान की पोजीशन बदल जाएगी। वहां तो अपन वैदिक में देखते थे सभी पंचम भाव से देखते थे संतान का, यहाँ बदल जाती पोजीशन। अच्छा सर, उस भाव के सब लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा ना, जिस भाव से हम जो चीज देखते हैं कि उसका सब लॉर्ड ही पावरफुल होगा सबसे ज्यादा। सब लॉर्ड इज सुप्रीमो, सब लॉर्ड ही मैन एग्जीक्यूट। जैसे किसी का 9th भाव है वो, अब ये जैसे ये पत्रिका है, ये पत्रिका में लग्न का सब लॉर्ड जुपिटर है जी, तो इसके व्यक्तित्व के बारे में जितने भी प्रेडिक्शन करना है जुपिटर से करेंगे। जुपिटर के अलावा बाहर नहीं जाएंगे पैरामीटर। जुपिटर की दूसरी चीज और देख सकते हैं, जुपिटर का नक्षत्र स्वामी क्या है? जुपिटर का नक्षत्र स्वामी है राहु। तो जुपिटर और राहु के अलावा हमारे पास कोई दूसरा पैरामीटर नहीं है। ठीक सर, समझ में। जुपिटर या फिर उसका नक्षत्र स्वामी राहु है, तो इन दोनों को देखेंगे अपन,
2 प्लानेट ही देखेंगे। इसके केवल पर्सनल यानी व्यक्तित्व के बारे में, इसके बीमार होने के बारे में, इसकी प्रगति के बारे में, इसके हर चीज जो इसका लग्न से संबंधित चीज है सब हम उसी से देखें। यानी जिस हाउस का जो सब लॉर्ड है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता ये हम कस्पर इंटरव्यू करते हैं तो सब लॉर्ड से देखते हैं। चलो ठीक है, नमस्कार सभी। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार।